स्वागत है दोस्तों आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज 2023-24 का जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था उसका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसे हम सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं इस जो पेपर है हमारा 2023-24 का डीएलएड का, इसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है इसे सॉल्व। तो देख सकते हैं आप 151 से लेकर 200 तक ये क्वेश्चन है जो पार्ट ए आएगा। इसमें हम 25 क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों जो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह लिखा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जिसको ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड। तो जो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होती है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, तो जैसे श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है, और जो तीसरा प्रकार होता है उसको दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तमाम इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये क्वेश्चन यह है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है या जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है या और क्या कहा जाता है। तो इसके विकल्प है जैसे हार्डवेयर शैक्षिक तकनीक, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक, सॉफ्ट स्किल तकनीक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हार्डवेयर शैक्षिक तकनीक, हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब क्यों कहेंगे इसको हम हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? बिकॉज आप सभी को पता है कि जैसे मोबाइल है, हालांकि इसमें सॉफ्टवेयर भी जो है यूज होता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन अधिकतर जो है जो हम प्रयोग करते हैं या जिससे हमारा जुड़ाव रहता है वो हार्डवेयर से ही रहता है। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो अनटचेबल है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग वगैरह हो गई या जो अंदर के सॉफ्टवेयर है जैसे पीपीटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो इसलिए इसको हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो यूज होता है वो हम हार्डवेयर को ही करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 152 वाला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ भी कहा जाता है, क्योंकि श्यामपट्ट जो ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड इज सेड टू बी द राइट हैंड ऑफ द टीचर बिकॉज जो श्यामपट्ट है उसको शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो उसके उन्होंने कुछ विकल्प दिए हैं। यह छात्रों की रुचि जागृत करता है, इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। सी है यह शिक्षकों और छात्रों को वर्तनी की अशुद्धियाँ कम करने में मदद करता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो ये तीनों के तीनों जो विकल्प है यह सही है कि छात्रों में रुचि पैदा करता है। जितने भी हमारे एक प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, श्यामपट्ट या वाइट बोर्ड या चाहे ब्लैक बोर्ड हो, शिक्षण अधिगम में जो है एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इस पर जब शिक्षक लिखता है तो इसके माध्यम से बच्चों में रुचि पैदा होती है, और जो चीज़ें हम इस पर बना रहे हैं या लिख रहे हैं उनको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, और वर्तनी की दृष्टि से बच्चों की जो है अशुद्धियाँ जो है हम कम करने में भी हमें मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 153 वाला क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आप 153 वाला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा की वह इष्टतम प्रणाली या शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती, तो वह शिक्षा की वह प्रणाली क्या कहलाएगी जो समान अवसर की वकालत करती है? सिंपल सही क्वेश्चन है। तो इसके एग्जाम्पल्स दिया हुआ है इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सिस्टम, समेकित शिक्षा प्रणाली, दूसरा है समावेशित शिक्षा प्रणाली, तीसरा है अनिवार्य शिक्षा प्रणाली, चौथा है प्रारंभिक शिक्षा। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है, समावेशी शिक्षा प्रणाली, वह वकालत करती है कि बच्चों को समान अवसर देने हैं। जो दिव्यांग बच्चे, जो विशिष्ट बच्चे हैं, उनको भी हमने सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, और किसी भी प्रकार के अंतर और भेदभाव के हमने बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। तो इसका सही जवाब समावेशी शिक्षा प्रणाली होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 154 वाला, तो देख सकते हैं आप कि शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ ए टीचर इज, एक शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो देखिए वैसे तो अनुशासन भी होता है, सहानुभूति भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा डी, धैर्य, पेशेंस। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, इसमें आपको सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर ही चुनना पड़ता है, क्योंकि सारे विकल्प एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण होगा उसे ही आप क्लिक करेंगे। तो 154 का होगा डी। अब जो है नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 155 वाले क्वेश्चन पर। देख सकते हैं आप
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है पूछी जा रही है खोज अधिगम। डिस्कवरी लर्निंग भी इसे कहते हैं, और डिस्कवरी लर्निंग का जो ये उत्पत्ति या इसका जो सिद्धांत दिया था वह एक मनोवैज्ञानिक थे ब्रूनर, तो ब्रूनर ने दिया था। और इसमें क्या होता है कि बच्चे को खुद जो है खोजने का, खुद से खोज का मौका दिया जाता है कि बच्चा खुद से खोज करे, बच्चा खुद से अन्वेषण करे। तो यह पूछ रहे कि इस खोज अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। तो जैसे पहला है, इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं। दूसरा है बिना निर्देशन की खोज भी कहते हैं। तीसरा है शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कि शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि प्रथम दृश्य आप देखेंगे आपको इसका जवाब ए भी लग रहा होगा, लेकिन शिक्षक का जो है एक कार्य यह भी है कि बच्चों को पुनर्बलन प्रदान करना, सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करे जब वह अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, अपने स्तर से सीख रहे हैं, खुद खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षक की यह भूमिका भी है कि बच्चों को हम रेनफोर्समेंट प्रदान करें। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा। नेक्स्ट जो है 156 वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। तो कौन सा जो है प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। तो पहला जो विकल्प है, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, विभेदित अनुदेशनों का प्रयोग करना, और 4 है स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना। तो कौन सा प्रमुख तत्व है जो कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। तो दोस्तों जो ये 4 के 4 विकल्प है यह प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1 2 3 4 156 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 157 वाला क्वेश्चन है, दंड दिया जाता है शिक्षण के दौरान, कई बार दंड भी दिया जाता है। तो पनिशमेंट इज गिवन, व्हाई, क्यों दिया जाता है दंड। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा कि जो गलत व्यवहार है उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कि जो बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसको दोहराए ना। तो इसको भी जो है हम सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन भी देखते हैं। तो नकारात्मक पुनर्बलन में बच्चे को दंड दिया जाता है कि ऐसा दंड कि वह उस कार्य को दोहराए ना और उसमें सुधार हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 158 वाला, वो देख सकते हैं आप, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है। तो इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है मूल्यांकन। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन इज, तो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों को के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। दूसरा है मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होता है। सी है निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा विकल्प ए, कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है, और इससे शिक्षक को भी और छात्र को भी मतलब पता लगता है मूल्यांकन के माध्यम से कि छात्र में कहाँ पे कमी है, और शिक्षक को भी अपने शिक्षण के बारे में पता लगता है कि कहाँ पे कमी रह रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो एक प्रकार का पुनर्बलन प्राप्त होता है, पुनर्बलन का कार्य करती है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। दूसरा था इसमें मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होता है। तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। तीसरा है निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है। दोस्तों निरीक्षण मूल्यांकन की एक विधि है, तो इसका सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 159 वाला, देख सकते हैं आप, एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन में क्या भूमिका है। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन में आपकी क्या भूमिका है। तो पहला है उन्हें अवधारणाओं को याद कराने में सहायता देना। तो देखो जहाँ पे भी याद शब्द या रटना जैसा शब्द आएगा तो वह विकल्प गलत हो जाएगा। हमने याद नहीं करवाना है बच्चों को, हमने समझाना है, उनकी समझ विकसित करनी है, और उनमें तर्क और उनकी क्षमता का विकास करना है, क्षमता को विकसित करना। दूसरा है कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना, यह सही है। तीसरा है उन विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न पूछने से मना करना जो बार बार प्रश्न पूछते हैं, यह गलत जवाब है। देखो हमने उनको टोकना नहीं है, जो बार बार प्रश्न पूछने से मना करना है उन बच्चों को जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, यह गलत है। देखो हमने बच्चों की जिज्ञासा को प्रमोट करना है, उनकी जिज्ञासा को मारना नहीं है।
और चौथा है विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, यह सही है। हम विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उनको वास्तविक जीवन से जोड़े ताकि बच्चों को बाह्य वातावरण से भी जोड़ा जाए। तो जो सही जवाब होगा इसका वो 2 और 4 होगा, तो बी सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 वाला क्वेश्चन कि गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप बच्चों को गृह कार्य देंगे तो व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग होमवर्क। जब आप बच्चों को होमवर्क प्रिपेयर करने के लिए देंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, यह सही जवाब है। पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकें, बच्चों के करिकुलम के बारे में, बच्चों के सिलेबस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए और उसको मद्देनज़र रखते ही हमें गृह कार्य देना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण विधि और छात्रों के मानसिक स्तर का भी हमने ख्याल रखना है और छात्रों की रुचियों का भी हमने ख्याल रखना है और उनके एप्टीट्यूड का भी ख्याल रखना है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 5 सभी सही है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सभी सही है। इन तमाम बातों का हमने ध्यान रख के छात्रों को होमवर्क या जो गृह कार्य है वह देना है। उनके गृह कार्य के निर्माण में इन बातों को हमने मुख्यतया जो है जोर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 161 वाला आप देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता है। रिफ्लेक्टिव टीचर की जो है कौन सी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिफ्लेक्टिव टीचर। तो जो चिंतनशील अध्यापक या रिफ्लेक्टिव टीचर जो हम कहते हैं वह जो शिक्षक, एक वह शिक्षक जो अपना सेल्फ असेसमेंट, अपने पढ़ाई का मूल्यांकन करके जो है जाता है कक्षा में, तो उसे ही रिफ्लेक्टिव टीचर कहते हैं या रिफ्लेक्टिव टीचिंग उसको कहते हैं। व्हेन टीचर सेल्फ एनालाइज दियर टीचिंग मेथड, जब टीचर अपने जो है टीचिंग मेथड का एनालाइज करके जो है कक्षा में जाता है। तो जो चिंतनशील अध्यापक है उसकी विशेषताएं है, तो प्रतिबद्धता और खुले विचार भी जो है उसकी विशेषता होनी चाहिए। सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक होना चाहिए और अच्छा अनुसंधान करता होना चाहिए। तो यह मुख्य रूप से रिफ्लेक्टिव टीचर्स के गुण होने चाहिए या उनकी विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4। तो 2 3 4 आपका विकल्प बी में है दोस्तों। और बुद्धिमान और स्मार्टनेस यह एक सामान्य गुण है टीचर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 162 वाला क्वेश्चन कि विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। व्हाई इज सिलेबस नेसेसरी इन स्कूल, सिलेबस क्यों जरूरी है। तो इसके विकल्प है यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है, सही बात है। यह कक्षा शिक्षण को नियंत्रण में रखता है, यह भी सही है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है, तो सभी सही है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 163 वाला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है। मतलब जो परंपरागत शिक्षण है उससे अब आधुनिक शिक्षण की ओर ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रमुख रूप से बदलाव को दर्शा रहा है। तो शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, यह गलत है। आज की हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इंगित करती है। दूसरा है शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी की प्रतिभागिता तो ठीक है लेकिन ग्राह्यता को जो है हमने कम जोर देना है, ग्राह्यता। और सी है शिक्षक के निर्देशों और निर्णयों से शिक्षार्थी की स्वायत्ता की ओर। दोस्तों सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो शिक्षक के निर्देश हैं, पहले परंपरागत शिक्षण में हम देखें तो शिक्षक के निर्देश और निर्णय ज़्यादा हावी रहते थे, लेकिन अब की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षार्थी की स्वायत्ता पर ज़्यादा जोर देती है, लर्नर्स ऑटोनोमी पर ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 164 वाला आप देख सकते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियाँ है। तो अशाब्दिक संप्रेषण आपका ये संप्रेषण वाला एक टॉपिक है, उससे है। तो वर्बल और नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल जिसमें हम कहते हैं मौखिक रूप से, और नॉन वर्बल जिसमें हम कहते नहीं है, जिसमें शब्दों का जो है हम कह नहीं रहे। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशंस का एग्जाम्पल्स है, लेकिन जहाँ पर हम बिना बोले ही अपने विचारों को रख रहे हैं तो वह एग्जाम्पल्स है नॉन वर्बल का। तो जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति हो गया, आँखों की भाषा हो गया, शारीरिक भाषा हो गया, ध्वनि संकेत हो गया, ये सभी जो है अशाब्दिक संप्रेषण के महत्वपूर्ण विधियाँ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 165 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण का सिद्धांत नहीं है
दोस्तों अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, शिक्षण का सिद्धांत है। जब आप पढ़ाएंगे तो आपने मोटिवेशन के साथ पढ़ाना है, बच्चों को भी मोटिवेट करना है, साथ ही साथ गतिविधियाँ भी करानी है और सृजन और मनोरंजन भी करना है। लेकिन अस्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, जो है यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा सी, अस्वीकृति का सिद्धांत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 166 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है। तो शिक्षक का प्रत्यक्ष व्यवहार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टीचर बिहेवियर। तो व्याख्यान देना तो टीचर का एक प्रत्यक्ष व्यवहार है, शिक्षक का निर्देशन देना भी शिक्षक का प्रत्यक्ष व्यवहार है, लेकिन प्रशंसा और प्रोत्साहित करना यह प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 167 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के संबंध में सत्य है। तो सीखने के संबंध में सत्य है, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल, सीखकर जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। यह भी बिल्कुल सही है कि सीखना जो है किसी उद्देश्य के लिए सीखा जाता है और किसी गोल ओरिएंटेड, किसी लक्ष्य उन्मुख, लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम किसी चीज़ को सीखते हैं। प्रत्येक जीव सीखता है, बिल्कुल जो है एवरी जो जीव है वह सीखता है। और नेक्स्ट है सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवाओं के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं है। तो बिल्कुल यह सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए। 1, 2, 3 और 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जो हमारे शिक्षण उसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका 168 वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो दोस्तों शिक्षण में जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है कि जब शिक्षण के दौरान इंद्रियों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। जैसे हम इंद्रियां, हमें पता है कि जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये तमाम इंद्रियां हैं। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो है किसी चीज़ को सुनने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बच्चों को कोई चीज़ दिखा रहे हैं, बच्चों को किसी चीज़ को टच करने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मल्टी सेंसरी अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कि बहुसंवेदी उपागम की जो है विशेषता नहीं है। तो इसमें विधियों, तकनीकों और सामग्रियों के संदर्भ में बहु इंद्रियां सम्मिलित होती है, यह तो विशेषता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं होता है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। यह जो है दूरस्थ शिक्षा पर भी लागू होता है। तो सी इसका जवाब होगा 168 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 वाला 169, परंपरागत उपागम शिक्षक सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। तो श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य सहायक सामग्री, दूसरा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। तो श्रव्य भी आएगा, दृश्य भी आएगा, दृश्य श्रव्य भी आएगा और गतिविधि सहायक सामग्री भी जो है हमारी परंपरागत उपागम है शिक्षण सहायक सामग्री की। नेक्स्ट 170वां वाला क्वेश्चन है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमज़ोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि किसी के कमज़ोर पक्ष को जानने के लिए जो पहले जो मूल्यांकन किया जाता है उसको नैदांतिक मूल्यांकन कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 171 वाला हमारा क्वेश्चन है और यह लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है और मैंने पढ़ा भी रखा, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। तो पढ़ने संबंधी अक्षमता जो होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। गणित में कोई दिक्कत है तो उसको डिसकैलकुलिया कहेंगे और लिखने से संबंधित को डिसग्राफिया कहते हैं। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा 3, 2 और 1, 3, 2, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट है 172 वाला क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों में कुल मिलाकर भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमता को कैसे विकसित करेंगे। तो अधिक प्रतिभागिता द्वारा, बिल्कुल अधिक प्रतिभागिता द्वारा, साथ ही साथ
क्वेश्चनिंग, पूछताछ के द्वारा भी, चर्चा के द्वारा भी, बाय डिस्कसिंग। लेकिन विद्यार्थियों को व्याख्यान देकर यह उचित नहीं होगा। व्याख्यान में बच्चा क्या है ना, एक्टिव नहीं है, तो हमने बच्चे को एक्टिव रखना है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो जो 72 वाला क्वेश्चन होगा, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हमारा डी। इसका सही जवाब होगा कि जो है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 173 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दोस्तों मैंने 3 आकलन आपको बता रखा। तो एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। दूसरा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे कहते हैं योगात्मक आकलन, और यह सत्र या साल के अंत में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, इसकी प्रकृति योगात्मक होती है। और एक नेक्स्ट होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, स्व आकलन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 174 वाला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है और किस प्रकार का शिक्षण व्यवहार है। तो इसको कहेंगे हम कि कहीं ना कहीं आलोचना करना और अधिकार दिखाना। शिक्षक अपना अधिकार दिखा रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं विद्यार्थी की, तो यह नहीं करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है, तो उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, यह विकल्प सही नहीं है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि पहले हम निदानात्मक शिक्षण करते फिर उपचारात्मक शिक्षण करते, और निदानात्मक शिक्षण में दोस्तों कारण जाना जाता है कि क्या कठिनाई है, और फिर उपचारात्मक में उस बच्चे की जो कठिनाई है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन प्रत्येक बच्चे को एक जैसी कठिनाई हो यह संभव नहीं है। तो इसलिए उपचारात्मक जो शिक्षण है यह सामूहिक नहीं होता है, यह व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, और इसमें प्रत्येक छात्र की अधिगम कठिनाई का पता लगाया जाता है, और हमें पता लगता है कि प्रत्येक छात्र की जो अधिगम कठिनाई है वह अलग अलग होती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब